दोस्तों, एक और शुक्रवार आ गया है बॉक्स ऑफिस का और बैड एस रवि कुमार, हिमेश रेशमिया की फ़िल्म आज रिलीज़ हो रही है। इसके साथ में जुनैद खान और खुशी कपूर की लव-यापा भी आई है। लेकिन फ़िलहाल तो हम इस फ़िल्म को देखने आए हैं। इस फ़िल्म की जहाँ तक ओपनिंग की बात है तो ओपनिंग कैसी लगेगी ये अभी देखते हैं, मगर जो एडवांस बुकिंग के फ़िगर्स हैं वो लव-यापा से काफ़ी बेहतर हैं। तो देखते हैं फ़िलहाल जो है इस फ़िल्म की कैसी फ़िल्म है। फ़िल्म देखने के बाद में हम आपको बताएंगे कि रिव्यू कैसा है। तो मैं थिएटर में आया हूँ, तो फ़िल्म देखने चलते हैं और फ़िल्म देखने के बाद में फिर हम इसका रिव्यू करेंगे। तो अब मैं बैड एस रवि कुमार देखकर निकला हूँ और इस फ़िल्म का जितना इंतज़ार था इसका ट्रेलर देखने के बाद से कि फ़िल्म बहुत बढ़िया होगी, 80s के सिनेमा का ये फ़ील दे रही है, मगर इस फ़िल्म को देखने के बाद में उतनी ही ज़बरदस्त निराशा होती कि आखिरकार आप ये फ़िल्म क्यों देखने आए और क्यों जो है हिमेश रेशमिया ने इस फ़िल्म को बनाया है। 80s के सिनेमा के नाम पे कुल मिला के बैड एस रवि कुमार जो है एक बकवास की तरह नज़र आती है। और शुरू में ज़रूर आपको लगता है कि शायद जिस तरह से सिनेमा स्टार्ट हो रहा है तो कहानी धीरे धीरे शेप लेगी और शुरू में ही आ जाता है कि भाई आप बहुत लॉजिक वगैरह का इस्तेमाल इसमें ना करें। तो निश्चित रूप से कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप देखने गए एक अच्छा सिनेमा होगा जो आपको 80s की याद दिलाएगा, 80s का जो है फीलिंग देगा, मगर ऐसा होता नहीं है। और फिल्म की अगर कहानी के नाम पर अगर बात की जाए तो मतलब वाकई मतलब इतना बेसिर पैर का है पूरा मामला कि उसमें कोई भी चीज़ जो है आपको सिरे से नज़र नहीं आती है। हिमेश रेशमिया यहाँ पर जो बैड एस रवि कुमार बने हैं, तो जैसे कि उनकी पिछली फ़िल्म थी एक्सपोज़े, उसमें देखा था हमने कि वो एक पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे और कहानी वहाँ तो उसका कोई सिरा नहीं जुड़ता है, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि दो लड़कियाँ उनसे प्यार करती हैं, दो बहनें हैं और दोनों एक दूसरे इस बात को जानती हैं कि वो रवि कुमार से प्यार करती हैं और रवि कुमार जो है उसको छोटी बहन से प्यार है उसमें और बड़ी बहन से प्यार नहीं है। तो कहानी तो है 1971 का जो वार है जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं और पाकिस्तान जो है भारत के टुकड़े करना चाहता है, भारत से बदला लेना चाहता है। तो इसके लिए बताया गया कि एक खुफिया रील ऐसी बनी है जिसमें भारत की तमाम जानकारियां हैं कि कहाँ कहाँ भारत के सैनिक ठिकाने हैं, कौन कौन से एजेंट्स जो हैं दुनिया के अलग अलग देशों में जो हैं वो भारत के हैं। तो पाकिस्तान उन सबको ख़त्म करना चाहता है और वो जो रील है वो घूमते 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 जो है एक डॉन के पास पहुंच गई है और रवि कुमार जिसको कि पुलिस से निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि वो हमेशा कानून अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से काम करता है, तो अब उसको बुलाया गया है वापस फोर्स में और अनऑफिशियली उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि भाई तुम इस रील को हासिल करो, जिनके पास ये रील है उनको ख़त्म करो। तो वो इस काम पे लगता है और सारा मामला जो उसके बाद फिर ओमान शिफ्ट हो जाता है। तो ओमान में ये सारा ड्रामा चल रहा है। रवि कुमार जो है वो ओमान गया है, वहाँ पर वो विलेंस जो हैं उनसे लड़ रहा है। अब वहाँ उन विलेंस में एक धर्मगुरु बता दिया गया है, एक डॉन बता दिया गया है। जो दो लड़कियाँ रवि कुमार से प्यार करती और उनमें से जो एक है रील उसके पास है और वो जो है किसी तरह से उस रील को उसका सौदा कर रही है, उसको एक बड़ा हीरा चाहिए। ट्रेलर में आपने देखा होगा कि एक महारानी का जो हार है उसकी चोरी का मामला है और वो सीन इतना ख़राब ढंग से और इतने बकवास ढंग से वो शूट किया गया है कि आपको लगता है कि यार साइंस कोई चीज़ है कि नहीं, लॉजिक कोई चीज़ है कि नहीं। बिल्कुल बकवास तरीके से, मतलब ठीक है कि आप सिनेमा दिखा रहे हैं लेकिन दर्शक बेवकूफ़ नहीं है, वो जो देख रहा है उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चीज़ें हो रही है। वहाँ जो लोग उतनी सारी फ़ौज लगी है, बहुत सारे सुरक्षाकर्मी लगे हैं जो उस हीरे की रक्षा कर रहे हैं। तमाम उस सिक्योरिटी के बीच में जो हीरो है वो आपका जो हीरा है उसको चुरा कर ले आया। तो जिस तरह से वो सीन पूरा बताया गया है वो इतना हास्यास्पद है कि आपको हैरानी होती कि ये लोग इस तरह से सोचते हैं। हिमेश रेशमिया खुद जो है उनको कहानी का क्रेडिट है। इस फिल्म में अगर कुछ अच्छा है थोड़ा बहुत तो म्यूज़िक है और हिमेश के अलावा यहाँ पर बतौर एक्टर आप देखें तो आपको प्रभु देवा देखने मिलते हैं, कीर्ति कुलहरी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको संजय मिश्रा भी हैं। संजय मिश्रा के साथ में कॉमेडी करने के लिए जॉनी लीवर नज़र आते हैं। कॉमेडी कोई ख़ास नहीं है और रवि कुमार बैड एस जो है वो शुरू से आखिर तक सिर्फ डायलॉग बाजी करते रहते हैं और इस डायलॉग बाजी का शुरू में तो थोड़ा ठीक लगता है कि चलो एक दो डायलॉग्स ठीक है। और हालांकि आप कहें तो जिस तरह से ट्रेलर में आपने जो डायलॉग्स देखे थे उसके अलावा कोई भी ऐसा डायलॉग यहाँ पर नहीं है जो आपको याद रहता है शुरू से आखिर तक फिल्मी अंदाज में बातें करने के अलावा, डायलॉग्स के अलावा जो है।
कोई संवाद ऐसा आपको नहीं कि आप सिनेमा हॉल के बाहर जब निकलते हैं तो वो आपको याद रह जाए और आप कहें कि हाँ यार, आपने 80s का जो फ़ील होता था वो आपको आया हो। ना तो वो इस कहानी में वो 80s का फ़ील आपको देखने को मिलता है और ना ही जो डायलॉग्स हैं वो उस तरह से आपको याद रहते। म्यूज़िक ज़रूर थोड़ा सा रेट्रो टाइप का है, तो रेट्रो टाइप का जो म्यूज़िक है वो थोड़ी फीलिंग देता है कि आप एक पुराने ज़माने का सिनेमा है। लेकिन जिस तरह से फ़िल्म को पूरी जो शूट किया गया है, जिस तरह से सब कलाकारों का काम है, जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, जैसे पुरानी फ़िल्मों में हुआ करता था कि आखिरी में पूरी फैमिली जो है और माँ और सब लोग जो हैं उनको विलेन जो है पकड़ लेता है अपने और फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। फिर विलेन जो है मरने के बाद भी नहीं मरता है, फिर एक बार ज़िंदा हो जाता है। वो सारी ट्रिक्स दिखाई गई हैं। दो बहनों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो है वो नफ़रत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक हीरो को लेकर जो कहना चाहिए कंपटीशन होती है वो यहाँ पर देखने मिलती। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ नहीं। और पूरी फ़िल्म क्योंकि हिमेश के भरोसे पर है, हिमेश इस फिल्म में डायलॉगबाजी भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, इमोशन और ड्रामा भी है, लेकिन किसी तरह से वो कन्विंस नहीं करते हैं आपको। एक तो उनका लुक जो बहुत अजीब है, ये जो एक नया ट्रेंड आया है, हीरो को जो है लंबे लंबे बाल दे दो, लंबी दाढ़ी बढ़ा दो और उसके बाद में बिल्कुल एकदम वो पूरा रीच की तरह नज़र आता है। हिमेश का लुक तो बिल्कुल वैसे ही लगता है, उसमें चेहरा उनका बिल्कुल पूरी तरह से गायब होता है। उसके बाद में काली दाढ़ी, काले बाल, उसके बाद में काली टी शर्ट हमेशा पहने रहेंगे या काला जैकेट पहने रहेंगे, तो आपको लगता ही नहीं कि हीरो। और जब जब उनको फुल स्क्रीन दिखाया जाता है तो फुल स्क्रीन में तो ये होता है कि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी दबी हुई लगती है। उनको देखकर लगता नहीं कि यार ये हीरो की पर्सनैलिटी है। फ़िल्म के म्यूज़िक की जहाँ तक बात है तो दो गाने जो हैं वो ठीक है। एक तो दिल के ताजमहल में और बटरफ्लाई तितलियाँ एक गाना है और जो आखिरी में बजता है वो। और फिल्म टाइटल्स जब आते हैं तब उसमें ऊपर लिखा आता है कि भाई आप अंत तक रुके रहिएगा। तो जैसा कि आजकल होता है, अंत तक रुके रहिए के बाद में कुछ सीन इस तरह से आते हैं जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है। तो फिल्म देख के तो मुझे यही लगा कि भाई इस फिल्म को झेलना जो है वो बहुत भारी पड़ गया। जिस उत्साह से, जिस उम्मीद से इस फिल्म को देखने गए थे वो बिल्कुल ही मतलब आपको निराश करती है किसी भी तरीके। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फ़िल्म पसंद आए जिनको फ्रंट बेंचर्स बोलते हैं, या कहें कि आप सिंगल स्क्रीन में या छोटे शहरों में इस तरह का सिनेमा पसंद किया जा सकता है, थोड़े बहुत लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ये कतई मास का सिनेमा नहीं। जबकि बॉलीवुड में इस वक्त जो दौर चल रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि हमको हिंदी में अच्छे मास सिनेमा की ज़रूरत है। तो बेड एस रवि कुमार का जब ट्रेलर आया था तो लगा था कि ये एक मास सिनेमा हो सकता है, क्योंकि इसमें हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक है, गाने हैं। उम्मीद की जाती कि वो ये काम अच्छा करेंगे। और फिर जिस तरह से ट्रेलर में वो जो डायलॉगबाजी थी कि 80s का पंच देते हुए जो डायलॉगबाजी थी, तो लग रहा था कि हाँ शायद कुछ हो सकता है। लेकिन फ़िल्म जो है उसको देखकर आप कहेंगे कि टोटली डिसअपॉइंट करती है। पैसा वसूल नहीं, बल्कि पैसा जो एक तो बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है इस फिल्म को देखने के बाद में, और सिरदर्द और होता है। तो अगर आपने ये फ़िल्म देख ली है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि ये फ़िल्म आपको कैसी लगी। और अगर आप देखने का प्लान बना रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि रिकमेंड नहीं करूँगा, और मैं आपसे कहूँगा कि आप बेहतर सिनेमा के लिए या तो इंतज़ार करें या फिर OTT पर इस वक्त बहुत सारा कंटेंट है जिसको देखा जाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में और अगले फ़िल्म के रिव्यू के साथ। नमस्कार।